हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद के बुक का जो पहला चैप्टर था उसका 5वां पार्ट पढ़ेंगे। तो 5वें पार्ट में है सिंधु सभ्यता के नगरों से टेराकोटा। टेराकोटा का जो अर्थ होता है वो होता है पकाई हुई मिट्टी की बनी वस्तुएं। तो वो बहुत सारी मिली थी। इसके साथ ही पुरातात्विक साक्ष्यों की एक नई श्रृंखला आरंभ होती है, जिसका जो विकसित चरण है वो है रंगा हुआ। रंगा हुआ अब मृत भांड मिलने लगा था, मिट्टी की वस्तुएं मिलने लगी थी। ऐसे मृद भांडों की 3 रूप है जिनका क्रमिक विकास हुआ। फिर जो हुआ रेड और ब्लैक में, यानी लाल और काले रंग वाले भी मृत भांड बनने लगे। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद रंगीन धूसर मृत भांड भी मिले। फिर है 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक में चमकीले काले मृत भांड मिले। तो ये सब जितने हैं ये सब बिहार में भी मृत भांड के अवशेष विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इस कारण मानव जीवन के आदि काल से ही बिहार में मनुष्यों के रहन सहन के साक्ष्य उपलब्ध हैं। यानी बिहार में भी बहुत सारे मृत भांड मिले हैं जो लाल काले रंग के हैं, रंगीन धूसर भी हैं, चमकीले भी हैं। उसके बाद है भारतीय इतिहास से संबंधित लिखित जो जानकारी है वो मिलती है। सबसे जो प्राचीन स्रोत है हम लोग का वो वेद है, उससे मिलती है, जिसकी रचना आर्यों ने की थी। और आर्य जो है, आर्यों के बारे में बहुत सारी कल्पना है कि वो मध्य एशिया से आए थे। तो एक है कि आर्यों द्वारा हुई है, जो कि 1500 ईसा पूर्व के लगभग ईरानी पठार से प्रवास कर पश्चिमोत्तर भारत में आए। और कुछ इतिहासकार आर्यों के आगमन से ही सिंधु सभ्यता के पतन को जोड़ के देखते हैं, यानी आर्य आए तो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। फिर है आरंभिक वैदिक काल, यानी जो वैदिक काल शुरू हुआ, और ऋग वैदिक काल में उनका विस्तार पूर्व, यानी दिशा कौन सी थी, पूर्व दिशा में हुई। इसी क्रम में वे गांगे घाटी के क्षेत्र में आके बसे, यानी गंगा के का जो घाटी क्षेत्र था वहां आके बसे। और इसी काल लगभग यानी 800 ईसा पूर्व के टाइम में रचित था शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण बहुत पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है और ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। में पहली बार वर्तमान बिहार के, यानी अगर बिहार का भौगोलिक क्षेत्र का जो सबसे पहले साक्ष्य मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण से ही मिलता है। इस विवरण के अनुसार गंडक नदी के तट पर आने वाले नव आगंतुकों ने विदेह, यानी जो अभी वर्तमान में तिरहुत यानी मिथिला है, में निवास ग्रहण किया। गंगा के दक्षिणी मैदान में भी संभवतः इसी समय आर्यों ने अपनी बस्तियां बसाई। और लौह प्रौद्योगिकी के विकास, यानी लोहे का जब आविष्कार हुआ, लोहे का इस्तेमाल करना लोगों ने शुरू कर दिया, तो उस वक्त के सामाजिक जीवन में क्रांति आई और उन्होंने जंगलों को काटा और कृषि योग्य भूमि बनाई, यानी कृषि का विस्तार होने लगा। इन बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र में नगरीकरण और तदोपरांत राज्यों के निर्माण में निर्णायक योगदान दिया। यानी ये लोहे का जो विकास हुआ उस वजह से आर्थिक परिस्थितियां बदली और नगर का निर्माण हुआ और उसके बाद से नगरीकरण हुआ उस क्षेत्रों का, और राज्यों का फिर निर्माण हुआ। उसके बाद है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्य का उदय हुआ। उस वक्त अब संगठित राज्य बनने शुरू हो गए। बौद्ध रचनाओं में 16 महाजन पद और लगभग 10 गण राज्यों की इस काल में चर्चा मिलती है। और ये बिहार से जो जुड़े हुए 3 महाजन पद थे वो थे अंग, मगध और लिच्छवी, बिहार क्षेत्र में स्थित थे। फिर है इन पर विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है वो है बौद्ध ग्रंथ है और इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश हैं और उनके शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं इसमें। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का राज्य था, जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था।
यानी लिच्छवी का जो राज्य था वो बहुत सारे गणराज्यों का महासंघ था। और उसके बाद है इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फर, यानी अभी की सीमा में अगर अभी का जो अगर स्थल पता करें तो अभी में है वैशाली और मुजफ्फरपुर के जिलों तक फैली हुई है। उसके बाद इसकी राजधानी कौन थी, तो इसकी राजधानी वैशाली थी, यानी इसकी राजधानी लिच्छवियों की राजधानी। उसके बाद है अंग का राज्य वर्तमान में है, यानी लिच्छवियों का जो अगर वर्तमान का स्थल देखें तो अभी सीमाएं जो वर्तमान की हैं वो है वैशाली और मुजफ्फरपुर। और अंग का देखेंगे तो अंग का है मुंगेर और भागलपुर। और इसकी कौन राजधानी थी, तो चंपा थी, जो अभी वर्तमान में चंपानगर से जानी जाती है। फिर है भागलपुर जिलों के क्षेत्र में, सॉरी, भागलपुर के जिलों में थी। फिर है मगध के अधीन, यानी मगध के अंदर में पटना, नालंदा, गया और गया जिलों के क्षेत्र थे। इनकी जो राजधानी थी वो राजगिरी, जो अभी वर्तमान में राजगीर है। यानी मगध के अधीन कौन कौन था, तो वो था पटना, फिर नालंदा और गया, यानी ये 3 जिले थे। और अभी जो है नहीं, और इनकी जो राजधानी थी, यानी इन तीनों की जो राजधानी थी वो अभी जो वर्तमान में राजगीर है, जिसका पुराना नाम ग्रीव्रज और राजगृह था, वो थी इसकी राजधानी। फिर आने वाली शताब्दियों में मगध इस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया। यानी इन सब में 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा मगध जो था वो शक्तिशाली था और शेष राज्यों पर उसका अधिकार होता गया। फिर अब पढ़ेंगे मगध राज का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जो चर्चा है वो महाभारत में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे याद रखना है कि मगध का जो साम्राज्य है उसका जो सबसे पहले जिस इसमें चर्चा की गई है महाकाव्य में, वो है महाभारत। उसके बाद है गंगा के उत्तर की और विदेह एक राज्य है, विदेह राज्य, और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख जो है वो भी महाभारत में ही, यानी विदेह का और दक्षिण की ओर जो मगध का जो राज्य फैला था उन दोनों का महाभारत में उनकी चर्चा की गई है। उसके बाद है इनमें मगध का जो शासक था जरासंध, इसका भी उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में उसे पराजित यानी हरा दिया था। यह घटना कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था और के बीच हुए महायुद्ध से कुछ पहले की थी। यानी ये जो हुई थी जरासंध और भीम के बीच में था, ये कौरवों और पांडवों के कुछ समय पहले थी। इस घटना की सही जो तिथि है उसका निर्धारण करना कठिन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के पश्चात मगध की राजनैतिक स्थिति मजबूत होने लगी। इनमें जो 2 शासक थे बिम्बिसार और अजातशत्रु, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा, जो कि हर्यक वंश से थे। और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो आज इतना ही। आगे की वीडियो मैं ज़रूर डालूंगी। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।